चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो बेटा आज की हमारी क्लास जो है ये है क्वेश्चन डिस्कशन क्लास। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है क्लियर है। सर। ओके। तो ये हमारी एक क्वेश्चन डिस्कशन क्लास है। इसके अंदर क्वेश्चन जो है नॉर्मली पास्ट पेपर या बुक की एग्जांपल्स और उनको इंक्लूड किया है मैंने इसमें। हमने इन क्वेश्चन को इसलिए नहीं करना आज के हम टेस्ट कर सकें कि हमें रटा कितना लगा हुआ है। हमारी इस क्लास का आज ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैंने आपको पहली क्लास में ऑलरेडी बताया था कि देखो पेपर जो होता है खास तौर पे लॉ का पेपर या कोई भी थ्योरी बेस्ड पेपर, उसके अंदर आपका नॉलेज, आपका रट्टा सिर्फ 30% मैटर कर रहा होता है। बाकी 70% चीज जो है वो कुछ और ही होती है। खास तौर पे लॉ और ऑडिट के सब्जेक्ट के अंदर तो ये 70% जो है ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट की तरफ से मोस्टली पहली एक दो अटेम्प्ट में अनअटेंडेड ही रहती है। इस चीज के ऊपर वो फोकस ही नहीं करते, जस्ट एक नॉलेज इकट्ठा कर रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं और बुक पढ़ रहे होते हैं। इसी वजह से रिजल्ट जो है इनका काफी कम आता है बाकियों की निस्बत। बाकी सब्जेक्ट्स में नॉलेज रटा चलता है, यहां तक कि आपकी अकाउंटिंग में भी आपका रटा चलता है, वहां पे भी आपने रटी रटाई चीजें प्रोड्यूस करनी है। उसमें इतना कोई लॉजिक या कंसेप्ट या आंसर की ड्राफ्टिंग मैटर नहीं करती। खासतौर पे अकाउंटिंग में तो वैसे ही ड्राफ्टिंग जो है मुश्किल नहीं है। आपको फॉर्मेट होते हैं और सबको पता होता है कि फॉर्मेट क्या है। आपने वो रट्टे लगाए होते हैं, बैलेंस शीट का है जी, ये स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी का है, ये कैश फ्लो का है, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, ये डेप्रिसिएशन के मेथड है, इस तरह हमने फिक्स ऐसे स्केड्यूल बनाना है वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि लॉ और इसके खासतौर पे जो ऑडिट का पेपर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स का ये जो 70% पोर्शन होता है ये अनअटेंडेंट रहता है, जिसकी वजह से इनका रिजल्ट 28-29% रहता है। अब मैंने पहले दिन क्लास में पूछा आप लोगों से कि बताएं जी फेलियर की वजह क्या है, तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जनाब पढ़ते नहीं है बच्चे, कुछ ने कहा जी टाइम नहीं देते वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटा मैंने उस पर ये आंसर किया था कि क्या सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते जो इसका रिजल्ट इतना कम है, बाकी तो पास कर जाते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी आप ही में बैठे हैं, 5-5 अटेम्प्टें लगी हुई हैं, 4-4 अटेम्प्टें लगी हुई हैं। आखिर आप सोचे ना कि कहाँ पे इशू है। आप सबके जो नंबर होंगे वो 30-35% अटेम्प्ट लगी होगी, इतने होंगे 30, 35, 35, 36, 40 तक आप सारे उड़े हुए होंगे, मेजोरिटी आप में से वही बैठी है। तो आपने वो नॉलेज वाले तो बेटा नंबर ले लिए, लेकिन जो ऊपर 70% चीज थी वो उसको आपने मिस कर दिया। आज हम इस चीज को देखेंगे, इसी को हमने अंडरस्टैंड करना है कि पहली बात क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। दूसरे नंबर पे उसका आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है। तीसरे नंबर पे हम इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर आई कैप जो है वो कौन कौन से ट्रिक खेलता है। मैंने कल आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आंसर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख के जैसे मर्जी भी सॉल्व कीजिएगा। तो हादी ने भेजे, टाइप करे किए थे उसने, उनका उसका मेरे ख्याल में इस बार ऑनलाइन जाने का इरादा है। हादी बेटा आपके आंसर की टाइपिंग ठीक थी, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। एक चीज मैं आपको एक और बता दूं कि हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी लॉ का क्वेश्चन आएगा, आपने कंपनीज एक्ट 2017 मस्ट लिखना है। इस तरह जिस लॉ का आएगा आपने वो वर्ड लाजमी करना है। कंट्रैक्ट एक्ट है तो कंट्रैक्ट एक्ट यूज करना है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप यूज करना है। और एक बात बेटा हमेशा जहन में रखना कि इनके पहले वर्ड कैपिटल होते हैं। ये एक आंसर की क्वालिटी है और कुछ नहीं है, यही मार्क्स दिलाती है। तो लिहाजा कंपनीज एक्ट में हमेशा वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा बुलेट्स जो है उनको लिखना। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने जो इसके आंसर अभी निकाल के लिखे हैं यहाँ पर, ये चीज ये मुझे बामुश्किल मैंने ये क्या कहते हैं, कुछ टाइपिंग है कुछ कॉपी पेस्ट है इसके अंदर। तो इस तरह इसको प्रेजेंटेशन में लाने के लिए कोई तकरीबन 4 मिनट लगे होंगे मुझे या 3 मिनट लगे होंगे कि मैंने ये सारा प्रेजेंट किया है इसको, ये बुलेटिन फॉर्म में और इस तरह करके इसको हाईलाइट करना, बोल्ड करना, ये सारा कुछ 4 मिनट लगे हैं। तो आपका आंसर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। पहली बात, अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हैं, फिजिकल जा रहे हैं तो भैया फिजिकल में मैंने एक दो बच्चों के देखे हैं, इंतहाई हालत खराब है। मतलब ये है कि पढ़ने की हद तक भी वो पेपर ठीक नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा, देखो हम स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एक इशू ये है कि हमारा पहला आंसर जो होगा वो बेहतरीन होगा। मतलब हम सुकून से लिखा होगा, नजर भी आ रहा होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एंड पे जाते हैं आखिर में हम डॉक्टर बन जाते हैं। बेटा माइक म्यूट करें अपना, अजान नजर। ओके, जैसे जैसे हम एंड पे चाहते जाते हैं हम डॉक्टर बनते जाते हैं, हमें हमारी अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही होती। इसकी बेटा वजह क्या है कि हमने थ्रू आउट प्रैक्टिस ही नहीं की होती। जब हम पहला आंसर कर रहे होते हैं ना, हमारा क्योंकि माइंड सिर्फ उस वक्त उसी आंसर पे होता है कि भाई फ्रेश फ्रेश बैठे होते हैं, हम राइटिंग बना के सोच समझ के लिख रहे होते हैं।
क्यों? हमारे ज़हन में उस वक़्त बुक तो होती ही नहीं है। बुक तो आहिस्ता-आहिस्ता साथ आती है, आंसर तो आहिस्ता-आहिस्ता माइंड डेवलप करता है। तो लिहाज़ा हमारे पास टाइम होता है, हमारा माइंड जो है वो इस चीज़ को देख रहा होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हमारी एग्ज़ाम के माहौल में हम खुद को ढालते जाते हैं, हमारा ये होता है कि हमारा माइंड सारा फ़ोकस जो है वो बुक पे ले जाता है और आपके हाथ और राइटिंग सारा कुछ भूल जाते हैं कि आप क्या लिख रहे थे। तो लिहाज़ा पहली बात 30 डेज़ मोर देन इनफ है। आराम से पास हो सकता है, पहली तो बात है इसमें घबराना नहीं है। ठीक हो गया? ख़ैर थोड़ा-थोड़ा घबरा सकते हैं क्योंकि अब 30 दिन भी नहीं रहे, तो घबराना नहीं है। 30 दिन में तैयारी हो सकती है। इसमें आपने तैयार करना क्या है असल में? सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस होना है हमारी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर, आंसर ड्राफ्टिंग के ऊपर और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आईकैप हमसे डिमांड क्या करता है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं और उसके बाद देखते जाते हैं कि आईकैप किस क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिक खेलता है और उसका हमने आंसर कैसे करना है। ओके बेटा जी, तो मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन जो है सारे से पढ़वाऊँगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 ये पढ़िएगा। अच्छा ये 9 क्वेश्चन थे टोटल, यहाँ पे ये जो है वो मिसराइटिंग हुई हुई है। खैर क्वेश्चन 6 पढ़ें सारे आपस में। नज़र आ रहा है सबको, क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। ओके ठीक है, पढ़ लिया। नज़र बेटा, अब आप मुझे बताएँगे इसको ज़रा उर्दू में ट्रांसलेट करें, कहता क्या है ये? कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है इसका? हेलो। जी, जी, बोलें बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर अल्फला एसोसिएट एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो मतलब कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है, लिमिटेड कंपनी। हुँ, हुँ, लेकिन वो लिमिटेड लफ़्ज़ जो है अपने नाम के एंड पे लिखना नहीं चाहता। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कंपनीज़ एक्ट कंपनी एक्ट एक्ट में वो कहते हैं कि इस लफ़्ज़ को ना लिखने के लिए कौन-सी कंडीशन इसको फ़ॉलो करनी पड़ेगी? अच्छा, अब मुझे बताएँ नज़र इस क्वेश्चन में वो प्रोसीजर पूछ रहा है या प्रोविज़न पूछ रहा है? सर इसमें वो प्रोविज़न पूछ रहा है, कंडीशन जस्ट। ठीक है, कंडीशन पूछ रहा है, प्रोविज़न पूछ रहा है। अच्छा, अब बेटा एक बात हमेशा ज़हन में रखना कि जब भी आप आईकैप के अंदर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, उसको उर्दू में ट्रांसलेट मस्ट करना है। ठीक है ना? हमारा कोई बाप-दादा अंग्रेज़ नहीं था कि हमें अंग्रेज़ी जो है वो फरा-फर आ जाए। क्यों? हम पढ़ बेटा उन 15 मिनट में रहे होते हैं जो शुरू वाले होते हैं और पहले वाले 15 मिनट में हम सिर्फ़ पढ़ रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट जो है हम अपने वही 15 मिनट यूज़ करते हैं। तो लिहाज़ा जब भी आप लॉ का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मस्ट उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना उसका आंसर करने से पहले। ये मेरी आज की पहली नसीहत है कि जब भी लॉ का क्वेश्चन पढ़ना, उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके समझना है, इंग्लिश में समझने की कोशिश ना कीजिएगा। ओके, पहले नंबर पे हमने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि इस क्वेश्चन के अंदर वो हमसे प्रोविज़न पूछ रहा है। ओके, पहला हमारा पॉइंट निकला है जी वो प्रोविज़न पूछ रहा है। अच्छा, मुझे अब ये बताया जाए कि ये एक केस स्टडी है या स्ट्रेट क्वेश्चन है? अच्छा, जुनैद आप इसमें ज़्यादातर खामोश ही रहेंगे बेटा। मैं किससे पूछता हूँ? युसरा मुझे आप बताएँ बेटा, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है या केस स्टडी है? सर स्ट्रेट क्वेश्चन। ओके, आपको कैसे पता चला ये स्ट्रेट क्वेश्चन है बेटा? सर एक्सप्लेन वर्ड से। एक्सप्लेन वर्ड कब से स्ट्रेट क्वेश्चन में आने लगा है? बेटा एक्सप्लेन जहाँ पे आ जाए आप समझ जाना कि आप एज़ इट इज़ बुक की वर्डिंग नहीं लिख सकते। ये या तो हाइब्रिड क्वेश्चन होगा या ये परफेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन होगा। ओके, तो दूसरे नंबर पे आपने इसकी रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करना है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर एक वर्ड होगा ऐसा कि वो एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, स्टेट है, नरेट है। इस वर्ड को हाईलाइट जस्ट करना बेटा आपके क्वेश्चन पेपर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अगर यहाँ पे वर्ड सिंपल नरेट लिखा हो और आप एक्सप्लेन करके आ जाएं, आपने इस क्वेश्चन के ऊपर 6 मिनट वो लगा दिए जो आप किसी और क्वेश्चन के थे और फिर हम एट द एंड डॉक्टर बने होते हैं।
ये गलती होती है। ओके, दूसरे नंबर पे हमेशा हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को हाईलाइट करके क्वेश्चन की हमने नेचर को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन है किस टाइप का। ओके, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक जनरल ब्रीफ दे देता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम के अंदर बेटा क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन, एक होते हैं बेटा हाइब्रिड, और एक होते हैं एक्सप्लेन, मतलब जिसको हम कहते हैं परफेक्ट केस स्टडी। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है इसके तकरीबन 60 टू 65% वेटेज है, इसका तकरीबन 20% वेटेज होता है, और इसका तकरीबन आप कह सकते हैं 10 से 15 का वेटेज होता है, विद वेरिएशन ऑफ 5 मार्क्स, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें। इन क्वेश्चन को सबसे पहले हाईलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्वेश्चन है किस टाइप का। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट क्वेश्चन होता है बेटा, इसके अंदर 2 टाइप होती हैं क्वेश्चंस की। एक वो क्वेश्चन होते हैं जो 1 लाइनर या 1.5 लाइन के या 3 लाइन के होते हैं, जिनके अंदर जस्ट एक स्ट्रेट सा क्वेश्चन होता है, कोई नाम, कोई कंपनी, कोई वर्डिंग यूज नहीं हुई होती। एग्जाम्पल के तौर पे कि बाय स्टेट द कंडीशन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, डिस्क्राइब या नरेट दैट क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनका नॉर्मली वेटेज होता है कोई तकरीबन 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 15 से 20 नंबर के। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, इसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूड है। 1 नंबर का जो एमसीक्यूज होता है बेटा, वो पूरे का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है। किसी जमाने में वो 3 नंबर का आया करता था, अब वो आपसे 1 नंबर का पूछेगा। दूसरे क्वेश्चन की बेटा टाइप होती है जिसके अंदर वो कोई ना कोई एक स्टोरी बना रहा होता है, मतलब उसके अंदर कंपनी का नाम भी यूज हो रहा होता है, उसके अंदर लोगों के नाम यूज हो रहे होते हैं, पूरी स्टोरी डेवलप हो रही होती है। ये भी स्ट्रेट होता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट हैं या हाइब्रिड हैं या परफेक्ट केस स्टडी है? बेटा कुछ वर्ड हैं, स्ट्रेट, नरेट, इनलिस्ट और इस तरह प्रोड्यूस। ये वर्ड अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर आपको नजर आए तो आपने समझ जाना है कि भाई ये एक स्ट्रेट क्वेश्चन है, वहां पे आपने कोई अपनी एफिशिएंसी नहीं जाननी, एज इट इज बुक को पॉइंट की फॉर्म में आपने आंसर करना है। जो प्रोविजन थी आपने वही की वही लिखनी है, कोई उसके अंदर आपने यूज नहीं करना इस क्वेश्चन के केस में। जबकि बेटा ये क्वेश्चन होता है, स्टोरी वाला क्वेश्चन होगा, रिक्वायरमेंट तो उसकी हम इसी से ही हाईलाइट करेंगे कि ये स्ट्रेट है या नहीं है, लेकिन इसके आंसर में थोड़ी सी चेंज होनी है। इसके आंसर में जो वो स्टोरी बना रहा है और उसके अंदर कंपनीज के नेम यूज कर रहा है, आपने वो मस्ट लिखना है। चाहे वो एमएल यूज कर रहा है, वो एबीसी यूज कर रहा है, जो भी लिख रहा है आपने वो नाम यूज करके एड्रेस करना होगा। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी बताएं एमएल जो है वो होल्डिंग कंपनी कब होगी, तो आप उसकी पहली कंडीशन जनाब लिखेंगे कि जी विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, और लिखेंगे अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा ये गलत है, दोनों ही। आपको से सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप उसे एमएल के बारे में बताएं, आप उसे कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की कहानियां सुना के क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आप सिंपल कहेंगे एमएल जो है विल बी कंसीडर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। एमएल होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ, जो भी उसने कहा है एसएलजीएल कंपनी उसकी, या कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फलानी कंपनी। तो आपने भाई उसका नाम यूज करना है, फिर ये कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का नाम यूज नहीं करना। ये आपको बुक के अंदर चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये वो 70% चीजें हैं जिनका हमें पता नहीं होता, स्टूडेंट इनको हैंडल या टैकल नहीं करता, और हमारा रिजल्ट आप खुद देख लें, लॉ का 30% से ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई? रट्टे मार मार के, आप में से कई लोग होंगे रट्टा मार मार के तो बेहोश हुए पड़े होंगे वो। अच्छा, इसका आंसर आपने हमेशा ऐसे ड्राफ्ट करना है। बेटा जो हाइब्रिड क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। एक तो ये होता है कि इसके अंदर मोर देन 1 कंसेप्ट होंगे, दूसरे नंबर पे बेटा इसके अंदर कड़ियां होती है, मतलब ये ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि लिंक से लिंक मिला हुआ होता है इसका। हम देखेंगे इसके ऊपर भी आज एक क्वेश्चन करेंगे, तो इसका एक पार्ट नहीं होता, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा इसके अंदर जो नॉर्मली वर्ड यूज होते हैं, डिस्कस और डिस्क्राइब, ब्रीफली, वर्ड जो ब्रीफली अक्सर यूज होता है इसके अंदर, मतलब एक्सप्लेन के साथ भी हो सकता है, वो डिस्क्राइब के साथ भी हो सकता है, वो किसी भी चीज के साथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बेटा इसका आंसर करना सबसे टेक्निकल होता है। वजह ये है कि इसका आंसर
आपको इससे भी कुछ उठाना पड़ता है, इससे भी कुछ उठाना पड़ता है, प्रोविजन भी लेनी पड़ती है आपको और साथ में आपको खुद अपनी बातें भी बतानी पड़ती हैं। थर्ड टाइप बेटा जो होती है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट केस स्टडी, इसके अंदर नॉर्मली जो होता है वर्ड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और इस तरह के वर्ड यूज होते हैं जिसमें वो आपसे पूछ रहा होता है कि एनालाइज करें सिचुएशन को, मतलब सिचुएशन को एनालाइज करना मकसूद होता है। अब ये आपने डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरह की सिचुएशन है और जो वर्ड यूज कर रहा है क्या उसका मीनिंग यहाँ पे एनालाइज के तौर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस केस में बेटा क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसके हमेशा 3 पार्ट होंगे। एक पहले होगा जिसको हम कहते हैं बेस, एक होती है प्रोविजन और एक होता है कंक्लूजन। इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस और कंक्लूजन होता है बेटा वो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जाता है आपको, और जो प्रोविजन होती है वो आप अपनी जो आपका रट्टा है भाई माशाल्लाह। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर बेस और कंक्लूजन आपने हमेशा क्वेश्चन के अंदर से फॉर्म करनी है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आपने उसी केस को डिस्क्राइब करना है। मिसाल के तौर पे वो एक सिचुएशन देता है कि एक कंपनी जो है वो ये कर रही है, उसने डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, बताएं कि जनाब ये सिचुएशन में क्या वो कर सकती है, ये नहीं कर सकती, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। तो आपने एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आप उस सारी केस स्टडी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट 2017, फिर आप डायरेक्टर्स के इलेक्शन का प्रोसीजर बताएंगे और फिर आप बताएंगे keeping in view the above provision of the Companies Act 2017, this will be the following will be the course of action of MLAL BZL जो भी है वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, उसका ये कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक हो गया, पहली बात ये क्लियर हुए, यहां पे हम सब क्लियर हुए हैं? यस सर। चलें, गुड हो गया, आगे मूव करते हैं। यस सर। वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके बेटा, तो हमने दो चीजें की कि इसके अंदर एक तो वो प्रोविजन पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है क्या कहते हैं, हमने इसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया। उसके बाद अच्छा मुझे अब इसका कोई एक मिनट दें, दूसरा इसका आंसर करें बेटा, जरा कंडीशंस बताई जाए। सर सबसे पहले तो हम मतलब द रजिस्ट्रार शैल एट द वर्ड लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड एट, एक सेकंड ना, वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या वो बेनिफिट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द लाइसेंस है, ये नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी रिक्वायरमेंट थी? 4। जी जी बताएं कौन सी 4? चलें, हादी आप आंसर करें इसका, मुझे वो रिक्वायरमेंट बताई जाए। दूसरा अपना माइक म्यूट कर लें बेटा आप, और हादी आप आंसर करें, इसकी रिक्वायरमेंट बताएं। सर वो कंपनी मतलब एसोसिएशन है वो सर, उसका जो मतलब काम जो हो ना वो सर सोशल वेलफेयर वाला हो, ऑब्जेक्ट, आर्ट वगैरह। ठीक है। हाँ ऑब्जेक्ट। दूसरी, प्रॉफिट सर अपने मेंबर्स में शेयर वगैरह ना करें। ठीक है, डिविडेंड नहीं देना। आगे, और सर जो दूसरे मतलब बिजनेस वगैरह साइड पे चल रहे हैं, मतलब जो जहाँ से वो अर्निंग करे वो मतलब वो इसी ऑब्जेक्ट पे लगाए। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। आगे, और सर जो लॉज वगैरह हो उनके खिलाफ ना जाए, इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल ओके, नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर ये वाले 4 पॉइंट लिख के करते हैं तो बेटा अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर आई कैप ने आपको घुमाया है। वजह क्या है कि आपकी ग्रिप नहीं है ना आंसर के ऊपर, कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। जुनैद आप खामोश रहेंगे, कोई और हाईलाइट कर सकता है इस पॉइंट को? सर एक तो वो लिमिटेड कंपनी वाला आएगा कि लिमिटेड कंपनी बनाना है, उसके बाद सर ये 4 कंडीशन जब फुलफिल कर लेंगे तो सर कमीशन को ग्रांट करना, कमीशन को हमें बताना पड़ेगा कि हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवानी है। अच्छा, उसके बाद सर वो कमीशन कंडीशन जो स्पेसिफाई करेगा और सर मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन ठीक बना है के ठीक है हम ठीक है ठीक है, fulfill ओके। करेंगे। अजान बेटा आप हाईलाइट करें कौन सा पॉइंट है इस सर क्वेश्चन के हमने अंदर? जो आंसर स्टार्ट
सर जो आंसर स्टार्ट किया हमने, हमें ये लिखना चाहिए था एससीबी सेल ग्रांट लाइसेंस इफ आगे कंपनी का नाम अल्फा एसोसिएट्स विल कंप्लाई विद सच कंडीशंस, फिर कंडीशंस आएगी नीचे सारी। ठीक है, शायद सर ये आपने ड्राफ्टिंग के ऊपर बात किया। एहसान आप बताएं यस बेटा कौन सा टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर? बेटा इस क्वेश्चन के अगर 5 नंबर हैं तो इसके अंदर 2 नंबर का सिर्फ एक पॉइंट मौजूद है और उसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बंदे को पता है कि एग्जाम में बैठे 99% स्टूडेंट्स को ये कंडीशन याद है चारों। उसका दिमाग खराब है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है? वो आपका मामू तो नहीं लगता ना भाई। मुझे बताएं कि क्या एक पार्टनरशिप एनजीओ हो सकती है बेटा? चले आपकी अब तक की प्रोग्रेस इवैल्यूएट करते हैं। यस सर। अच्छा माशाल्लाह, यस सर, ओके। नहीं सर, नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकती। नजर आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? पार्टनरशिप एनजीओ हो सकती है या नहीं हो सकती? सर रिपीट करें। एक पार्टनरशिप एनजीओ हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती है, माशाल्लाह। युसरा आपका इसके ऊपर क्या आइडिया है? सर नहीं हो सकती। सर हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस पार्टनरशिप नहीं होती। हाँ हाँ पार्टनरशिप होगी, मैं पूछ रहा हूँ एनजीओ हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती है। कौन रह गया? खुर्रम। सर नहीं हो सकती क्योंकि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इनको पहले लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जुनैद आपका क्या ख्याल है? वो ये इतने जोर जोर से कौन सांस ले रहा है फ्री में? नजर थोड़ा यार माइक दूर रखो भाई। अच्छा जुनैद आपका क्या कहना है इस पे बेटा? सर नहीं हो सकती, जैसे खुर्रम ने कहा, सही कहा है। शाबाश। तो बेटा देखो, हमने कहा कि कंपनी बनाई इसलिए जाती है कि लायबिलिटी लिमिट की जाए। क्या पार्टनरशिप की लायबिलिटी लिमिटेड होती है नो सर। या हो सकती नो है? सर। नो सर। नो सर। अगर पार्टनरशिप की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती तो वो कैसे एनजीओ बन सकती है विद द लिमिटेड लायबिलिटी? तो बेटा जी पहली बात, आप अपनी तैयारी खुद एनालाइज कर लें कि इस सिचुएशन पे आप कहां पे खड़े हैं। पार्टनरशिप कभी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं हो सकती और वो नहीं, अच्छा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओपन होती है लेकिन वो एनजीओ नहीं होती, वो एक सेपरेट चीज है, आपके स्कोप से आउट है। मैं उस पंगे को नहीं छेड़ूंगा, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा उसके बाद बेटा अब मुझे एक बात बताएं कि अगर एक पार्टनरशिप एनजीओ नहीं हो सकती तो क्या अल्फला एसोसिएट एक पार्टनरशिप है? जी लग तो रहा है ना। तो लग रहा है भाई। इसमें से मुझे ये बताएं कि इसमें से किस पॉइंट के अंदर आप उसे कंपनी बना रहे हैं? सर लेकिन उन्होंने आगे कहा है ना इट सेल्फ एज अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी तो नहीं कहा। It wants to register itself as a limited company. Limited company का मतलब क्या है यार? लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? सर अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं। लिमिट कर लेना। देखो बेटा, अल्फला एसोसिएट एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन है, सबसे पहले इसे खुद को एज अ कंपनी रजिस्टर कराना होगा। यस सर सर। ये वो पॉइंट था जिसके 2 मार्क्स थे इस क्वेश्चन के अंदर। आप जितनी मर्जी ड्राफ्टिंग कर लें, अगर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, आप जितना अच्छा लिखा होगा आपको 2.5 नंबर से ऊपर नंबर नहीं मिलने। तो लिहाजा हर क्वेश्चन के अंदर बेटा, हर क्वेश्चन के अंदर एक टेक्निकल पॉइंट होगा, खासतौर पे वो क्वेश्चन जिसके अंदर उसने स्टोरी घड़ी होगी। ओके, अल्फला एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद फिर अगले मैटर्स आते हैं हमारे ड्राफ्टिंग के। तो हमने देखा कि हमें एक प्रोविजन के ऊपर फोकस करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन के टाइप क्या है। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट को फोकस करना है और उसके बाद हमने एक ट्रिकी पॉइंट ढूंढना है उसमें से। ये वाला वर्ड उसने शुरू में ही लिख दिया। वजह क्या है कि हम पहली लाइन को तो वैसे ही खाते में नहीं डालते ना कि यार ये कंपनी का नाम लिखा हुआ पूरा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और आगे वो एबी लिख देता है। पहली लाइन हम नहीं पढ़ते होते, ये एक साइकी है हमारी भाई एग्जाम की। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं। चले जी, जी ये रहा आंसर। देखें और इसमें से हम कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। अब आंसर के ऊपर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब जब मैं आंसर पूछ रहा था बेटा, किसी ने मुझे प्रोसीजर बताया था। इसमें कहीं पे प्रोसीजर लिखा हुआ है?
कि वो कमीशन को अप्लाई करेगा, कमीशन क्या कहते हैं ऑन सच टर्म एंड कंडीशन जो है उसको लाइसेंस ग्रांट करेगा। मुझे बताएं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे लिखा हो प्रोसीजर। बेटा आप क्लास लेते हैं, मैं आपको क्लास में स्पेसिफिकली मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें वो स्पेसिफिकली ये ना कहे कि भाई प्रोसीजर बताओ, आपने प्रोसीजर नहीं बताना। ओके अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जरा आई कैप की अप्रोच देखते हैं कि वो आपसे किस तरह का आंसर डिमांड करता है। मुझे बताएं जो आंसर की मेन बॉडी है उसमें कोई भी पॉइंट है जो 2 लाइनों से या 1.5 लाइन से ऊपर जा रहा हो, बल्कि 1.5 लाइन से ऊपर? हाँ सर। नहीं है। तो लिहाजा बेटा जी पहले नंबर के ऊपर आपने ये देखना है कि आई कैप आपसे कोई लंबे चौड़े सेंटेंस डिमांड नहीं करता। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि क्या इस स्टोरी के अंदर कोई नाम यूज हुआ है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था। हुआ है। तो क्या आंसर के हुआ है अंदर सर। आई कैप नाम यूज कर रहा है वो? यस सर। जी यस सर। बस ये आपने फोकस करना है इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद बेटा क्योंकि वर्ड एक्सप्लेन था तो इसका जो क्या कहते हैं ऊपर बेस आपको क्वेश्चन के अंदर से ही मिल जानी थी, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना था। तो आंसर में हमने 2 चीजें देखी। पहले नंबर पे आई कैप की रिक्वायरमेंट देखी कि आई कैप आपसे डिमांड क्या करता है। वो कोई आपसे लंबी चौड़ी आपकी नॉलेज या लंबा चौड़ा आपका एक्सप्लेनेशन या अंग्रेजी के ऊपर आपका अबूर बिल्कुल नहीं टेस्ट कर रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसके आंसर के अंदर हमने देखना है कि अगर वो क्वेश्चन में नेम यूज कर रहा है तो वो आंसर में भी नेम यूज कर रहा है। तो लिहाजा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना और उसको समझ लेना सबसे टेक्निकल एरिया है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप 60% उसको सॉल्व कर चुके हैं। ये अगली चीजें सिर्फ 40% मैटर करती हैं। अपनी राइटिंग और इन चीजों को क्लियर रखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो कॉन्फिडेंस से करें। हमारे सामने बच्चों के टेस्ट आते हैं ना, हम आंसर देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बच्चा कितने कॉन्फिडेंस में है। हमें बाजू का लग रहा होता है कि हमें कहानी कराने की कोशिश कर रहा है। ओके एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़ें बेटा। सारे क्वेश्चन 2 पढ़ें। ओके यूसरा मुझे बताएं क्या क्वेश्चन स्ट्रेट है या वो है केस स्टडी है? हाइब्रिड है सर। ठीक हो गया। कहां से पता चला? एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप्स। एक्सप्लेन से हो गया। ओके उसके बाद मुझे बताया जाए कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर वो मांग क्या रहा है आपसे? प्रोविजन मांग रहा है या एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? एक्सप्लेनेशन मांग रहा। शाबाश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जस्ट प्रोविजन प्रोड्यूस करके आप आंसर नहीं कर सकते। ओके अब हम जरा इसको पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर मैं आपसे लेता हूं। कगान रेशन लिमिटेड KRL होल्ड 60% शेयर आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अनदर पब्लिक कंपनी नेम NSL। ठीक है, NSL जो है वो आगे 14% शेयर ऑफ ठंडिया आइसक्रीम लिमिटेड। जी बेटा स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। समझ नहीं आई बेटा मुझे। सर बात कह रहा है कट सर कर क्या स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन सारों को नहीं शो हो रही बेटा? सर हो क्लियर रही है सर है। ये। हो रही है बेटा, आप रिज्वाइन कर लें। परेशानी हो ना, रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल होगी। NSL वैसे क्लास में मौजूद रहे, हम इसको डिस्कस करते रहे। ये चीजें समझ आने वाली हैं बेटा, ठीक है ना। पास करना है तो कर लो भाई, आपकी मर्जी है। बाकी NSL हैज आल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर शेयर होल्डर ऑफ TIL टू अपॉइंट 4 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ TIL। एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा नजर आप पहले KRL और NSL का आपस में रिलेशनशिप बताएं। सर होल्डिंग सब्सिडियरी बस और एसोसिएट भी होंगी। अच्छा
और चलें मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सप्लेन करें कि इन दो का क्या रिलेशनशिप है। एक्सप्लेन करने में यह है कि क्योंकि वो उसके शेयर होल्डिंग का मोर देन 50% होल्ड करती है, तो इस वजह से वो उसकी सबसे पहले होल्डिंग कंपनी है और एनएसएल उसकी सब्सिडरी है, और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड का तो नहीं बताया हुआ उसमें, आइडिया उसका नहीं दिया हुआ। अच्छा चलें, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या कंपोजिशन का बोर्ड का आइडिया देना यहाँ जरूरी था? नो सर, दोनों में से कोई भी कंडीशन वैलिड हो और सकती था है, जो बीच भी में, दी है। शाबाश। ओके एहसान, मुझे आप बताएंगे बेटा कि जो एनएसएल और टीआईएल है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? होल्डिंग और सब्सिडी वाली एक्सप्लेन करें। जो है ना के आरएल वो 60% शेयर भी होल्ड कर रही है और ऊपर से वो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उनका मैं आपसे पूछ रहा हूं एनएसएल और टीआईएल का रिलेशनशिप। सॉरी सर। ओके इसका माइक म्यूट करें, आपका माइक बहुत डिस्टर्ब है एहसान। पूरा आप बताएं बेटा। जी सर। एनएसएल और टीआईएल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें जरा। सर एनएसएल डायरेक्टली टीआईएल को ओन करे क्योंकि वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल कर रही है। सर हालांकि उसका 14% सिर्फ शेयर है, मगर क्योंकि वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर रही है तो वो डायरेक्टली उसकी पर दूसरी कंडीशन तो मीट नहीं हो रही ना, शेयर होल्डिंग वाली। जी सर, मगर और था सर, तो कोई एक कंडीशन मीट करती है तो वो ओवरऑल मीट कर जाता है। दूसरा इस क्वेश्चन में से और कुछ निकालो। दो चीजें मैंने निकाल के दे दी, तीसरी आप निकाले इसमें से, कोई कटाकटी निकालें यार इधर से। सर KRL कागान रेशम लिमिटेड में सर वो शेयर्स का वर्ड यूज कर रहा है, आपने कहा था वोटिंग सिक्योरिटी। अच्छा इसके ऊपर भी बात करते हैं, आगे चलते हैं जरा, अभी इसको छोड़ दें, ये एक और क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पैटर्न पे, मेमोरेंडम और आर्टिकल का बनाया हुआ है, वो 12वें चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा पॉइंट। अच्छा हाँ दूसरा कुछ निकाले इसमें से नया। आपके ख्याल में इसके आंसर के अंदर कोई चीज ऐड हो सकती है? या इनफ है जो बता दिया गया? सर ये एसोसिएट्स भी तो हैं आपस में, जो दोनों की सब्सिडरीज है। बेटा जब बड़ी चीज पूरी हो रही है तो फिर छोटी छोटी बातों पे नहीं जाते होते। बड़े शहरों में केआरएल इनडायरेक्टली टीएल को भी ओन करी है ना, क्योंकि वो एनएसएल को ओन करी है, एनएसएल टीएल को करी है, तो केआरएल इनडायरेक्टली उसको टीएल को ओन करी है। क्या है उसका रिलेशनशिप? ऑन कर रही है, एसोसिएट है, सब्सिडरी है, होल्डिंग है, क्या होल्डिंग सर होल्डिंग है ना। किसकी? कौन किसकी होल्डिंग है? सर केआरएल एनएसएल की और एनएसएल टीआईएल की है। मुझे बताएं कि इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी कंपनी होल्डिंग है और कौन कौन सी कंपनी सब्सिडरी है? KRL होल्डिंग है, एनएसएल एनएसएल भी होल्डिंग